नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी सन 1965 में। जी हाँ दोस्तों, जो 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी को लगा कि हमें कुछ ऐसा भी एक फोर्स रखना चाहिए जो कि सीमा पर हमेशा पहरेदारी कर सके, क्योंकि जो आर्मी होती है अगर वो पहरेदारी भी करेगी और वो जो है आतंकवादियों से लड़ेगी भी तो वो थक जाएगी। तो इसीलिए पीस टाइम में जो शांति के समय है बीएसएफ जो है भारतीय सेना पे जो है वह मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसकी निगरानी करता है और जो है इंडियन आर्मी जो है अपना और भी काम करती है। जबकि वार टाइम में इंडियन आर्मी जो है बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है और बीएसएफ के साथ और पूरे पैरामिलिट्री या फिर सीएपीएफ की फोर्सेज जो है मिलकर अपना रोल निभाती है। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी सन 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद। अगला आपका क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने सदन हैं? तो देखिए दोस्तों, संसद के कुल 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हो जाते हैं। एक आपका राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट हो जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कुल कितने सदन हैं, तो आपको 2 सदन बताना है, ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है अमरावती। जी हाँ दोस्तों, पहले हैदराबाद राजधानी था, लेकिन अब जो है तेलंगाना राज्य बन गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी राजधानी का क्वेश्चन है तो आप हमारे चैनल पे जाएँगे तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि राज्य की भाषा क्या है, उस राज्य की भाषा और उस राज्य में कुल कितने जिले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है आपका स्टेट लेवल के एग्जाम में कि बिहार में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन में एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर आए तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको बिल्कुल सही और डिटेल जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसमें जिलों की संख्या क्लियर नहीं देते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसमें जिलों की संख्या क्लियर दी है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है अमेरिका राज्य के न्यूयॉर्क प्रांत में हुई थी, ठीक है? न्यूयॉर्क राज्य में एक हैमहटन द्वीप है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहीं पे जो है यूएनओ का कार्यालय है, ठीक है? यानी कि उसकी स्थापना हुई थी, वहीं पे उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि भारत की सीमा कुल कितने देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा जो है 7+4। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा-सा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 7+3 नहीं होगा, 7+4 होगा, ठीक है? 7+4 बराबर 11 देशों से लगी है। तो कहने का मतलब है कि जो 7 सीमा है भारत की वह स्थलीय सीमा है, जबकि 4 जो सीमा है वो जलीय सीमा है, ठीक है? तो 4 राज्यों के साथ जो है भारत अपना जलीय सीमा भी बिल्कुल पूरी तरह से जलीय सीमा जो है उसके साथ साझा करता है। तो 7 जो आपके देश है वो कौन-कौन से हैं? तो 7 देश है आपका पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। तो ये आपके 7 जो है इनके साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। जबकि इसमें से कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया या फिर म्यांमार हो गया, तो इनके साथ जो है जलीय सीमा भी साझा करता है, लेकिन स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। जबकि 4 ऐसे देश हैं जिनका नाम है श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जिनके साथ केवल भारत अपनी जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, इसको आप रिपीट में देख सकते हैं। तो रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है कायदे से क्लियर से पता हो जाएगा। तो 7 जो है स्थलीय सीमा के साथ लगे हैं, उनका नाम है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। जबकि 4 जो कंट्री हैं वो बिल्कुल जलीय सीमा से लगे हैं, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 7+4 है, ठीक है? मिसप्रिंटिंग हो गया, 7+4 होगा यानी कि 11। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोहा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, लोहा का रासायनिक नाम है फेरियम, ठीक है? लोहा का रासायनिक नाम फेरियम Fe है, जबकि इसका परमाणु क्रम कितना होता है? वो है 26, ठीक है? Fe26। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रबंधु की उपाधि जो है राजीव दीक्षित को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी यह व्यक्ति थे, लेकिन इनको जो है मार दिया गया या मारा गया, अभी तक ले इसमें कोई जो है सही निर्णय नहीं आया है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन आदमी, इनकी स्पीच आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। ये भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, फिर से भारत को अपने दम पे खड़ा करना चाहते थे, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वाक़ई में ये कर भी सकते थे, लेकिन अफ़सोस कि ये मर गए, ये जो है मार दिए गए या फिर किस तरह से हादसा हो गया या क्या हुआ, कोई अभी क्लियर हो नहीं पाया। लेकिन राजीव दीक्षित बहुत ही बेहतरीन आदमी थे, इन्हें भारत का राष्ट्रबंधु कहा जाता है।
दोस्तों महापुरुषों के उपनाम आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आएंगे और 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप जो है इनको क्लियर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन है कि राजीव दीक्षित का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इनका अलीगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई, तो मृत्यु जो है इनका जो है भिलाई नामक जगह जो छत्तीसगढ़ में है, वहीं पे शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देखिए प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि ध्वनि की चाल पूछे तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि वायु में होती है। जी हाँ दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। जबकि प्रकाश की चाल चाहे निर्वात में हो या फिर वायु में है, तो ये प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश की चाल जो है वो वायु की चाल से ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कोई पटाखा फूटता है कहीं दूर पे, तो हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद हमें जो है साउंड उसकी सुनाई देती है। तो हमें लगता है कि यार ये पटाखा इस तरह से कैसे होता है, लेकिन ये स्पीड यानी कि उसकी चाल का जो है अनुपात होता है। तो प्रकाश की चाल जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें लाइट दिखाई दे देता है, जबकि ध्वनि की चाल काफ़ी कम होती है, इसीलिए हमें थोड़ी देर के बाद ध्वनि जो है सुनाई देती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी नामक जगह भारत के किस राज्य में है? तो देखिए कन्याकुमारी जो है भारत का बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणतम जो है वो राज्य है, तो तमिलनाडु जो है कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। ये काफ़ी फेमस जगह है, कई बार इस तरह से भूगोल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा कि कौन जगह किस राज्य में है, किस कहाँ पे है। भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, तो देखिए भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन इसके इतना समय लगने के बाद भी जो है भारत का संविधान कायदे से नहीं बना, इसीलिए भारत का संविधान लागू हुए देश में 75 साल हो गए, लेकिन ना देश से जो है बेरोजगारी खत्म हो पाई, ना जो है स्वास्थ्य की समस्या खत्म हो पाई और ना ही अशिक्षा की समस्या खत्म हो पाई। जो है दिन प्रतिदिन समस्याएं गंभीर होती गई, तो ऐसे हमें लोकतंत्र से और ऐसे संविधान से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, केवल मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ है। तो ऐसे संविधान और ऐसे लोकतंत्र को हमें बदल देना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है, तो श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई जो है 161 फुट है। अभी जो है श्री राम मंदिर काफी लेटेस्ट है, तो आपसे क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं, इसलिए श्री राम मंदिर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप लोग जाकर हमारे चैनल पे जरूर देख लीजिएगा कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, श्री राम लला के वास्तुकार कौन है, यानी कि मूर्ति किसने बनाया, मंदिर किसने बनाया, कितना मंजिला यह जो है कितना मंजिला यह मंदिर है, सारी डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप औसी नरक अधिकारी, इसमें नृप शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन अब डायरेक्ट इस तरह से पूछे जा रहे हैं, पहले था कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, पानी का विलोम शब्द क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं आ रहा है। इस तरह से जो है रामचरितमानस से चौपाई उठा के दे दी जा रही है, ताकि आपका व्यक्तित्व का विकास भी हो और आपका जो है हिंदी का ज्ञान भी बढ़ जाए। तो इसमें जो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप औसी नरक अधिकारी, तो इसका अर्थ होता है कि जिस देश का राजा, जिस देश की प्रजा जो है दुखों से भरी होती है, उस देश का जो राजा होता है वो नरक का अधिकारी होता है, यानी कि नरक जाने योग्य होता है। और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग देश चलाने की जिम्मेवारी ले रहे हैं और देश में जो है प्रजा जो है मर रही है भूख से, बीमारी से, बेरोजगारी से मर रही है, तो वैसे लोगों को नर्क होना भी चाहिए। तो दोस्तों इसमें नृप शब्द यानी कि नृप शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका हो जाएगा राजा। जी हाँ दोस्तों, नृप एक संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी शब्द अर्थ हो जाता है राजा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, तो इसका आदर्श वाक्य होता है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। दोस्तों बात करें आईटीबीपी का जो है हेडक्वार्टर का है, तो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और आईटीबीपी की ड्यूटी कहाँ पे होती है, तो आईटीबीपी की ड्यूटी स्पेशली होती है जो इंडो तिब्बत होता है, तो इसीलिए आईटीबीपी का वहाँ पे ड्यूटी होती है। जबकि एसएसबी वगैरह की ड्यूटी जो है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर दी जाती है, जबकि वहीं बीएसएफ की ड्यूटी जो है आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर दी जाती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपसे सेना से रिलेटेड, और वो बेसिक चीजें होती हैं, आपको जानकारी होनी भी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेनाओं के आदर्श वाक्य और साथ ही साथ मुख्यालय का है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके डिफेंस के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का राजकीय पहचान क्या है, तो बिहार राज्य का राजकीय पहचान जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिलजी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो अब जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार सरकार ने काफ़ी बेहतरीन उसका एक जो बिल्डिंग बनाया है, तो वही जो है बिहार सरकार की पहचान है। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो दोस्तों चाहे थल सेना हो या फिर आर्मी हो या फिर आपका नेवी हो, तो इसके कमांड जो है कई होते हैं, क्योंकि थल सेना के 7 कमांड है, एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, जबकि जल सेना के भी 3 कमांड है, यानी 7 + 7 + 3 यानी कि 7 14 3 17 कुल भारत में सैन्य कमांड है। और ये कहाँ पे है, तो थल सेना का पूर्वी कमांड जो है वो आपका कोलकाता में है, जबकि वहीं वायुसेना का पूर्व कमांड कहाँ है, तो वो आपका शिलोंग में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, खासकर आपके डिफेंस के, चाहे अग्निवीर के एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी, तो
इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनके जो है कमांड कहाँ है, कितने कमांड है, इनके आदर्श वाक्य क्या है, इनके जो है अभी सेना प्रमुख कौन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको मिल जाएँगे और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे याद कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर 1 नंबर भी आपका मिस हो जाता है तो आपको जो है बहुत बाद में बहुत पछतावा होता है। तो बाद में पछतावा ना हो, इसीलिए आप लोग जो हमारे चैनल पे जाइए और इसके जो है सारे डाउट जो है अपने क्लियर कीजिए और पूरी जानकारी रखिए। ये सब बेसिक चीज़ें आपके पास होनी भी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। जी दोस्तों, 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल आपके 38 जिले हो जाएँगे। तो जिलों की संख्या भी जो है आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा, ये भाषा नहीं कहा जाएगा, इसका बोली कहा जाएगा कि वह अवधी है, ठीक है? अवधी इसकी बोली है। रामचरितमानस की रचना कहाँ पे हुई थी? तो अयोध्या में हुई थी, ठीक है? तो दोस्तों आपके जो है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि पुस्तक और उनके लेखक का नाम बताइए। तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसे देखिएगा। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो वो नहीं फँसने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मैंने इसमें जो है 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें पुस्तक और उनके लेखक में शामिल किए हैं कि रामायण के रचयिता कौन है, ग्राम स्वराज का रचयिता कौन है, अजातशत्रु के रचयिता कौन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, गीतांजलि नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पहले से आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि विधायक निधि के तहत प्रत्येक विधायक को प्रत्येक साल कितने रुपए मिलते हैं? तो दोस्तों मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि जो सांसद निधि होती है ठीक उसी की तरह, तो सांसद निधि केंद्र सरकार देती है सांसदों को, जबकि प्रत्येक राज्य में जो विधायकों के लिए राज्य सरकार जो है विधायक निधि जो है उपलब्ध कराती है। तो हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधायकों को कितनी विधायक निधि मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रत्येक विधायक को पहले जो था प्रत्येक साल उनको 2 करोड़ रुपए मिलता था, लेकिन बाद में योगी सरकार ने उसको 3 करोड़ किया। लेकिन अब जो है योगी सरकार ने सांसद के बराबर, यानी कि प्रत्येक विधायक को जिस तरह से सांसद को प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसी तरह से इनको भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रत्येक साल। विधायक को 5 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं, ताकि वो अपने एरिया, अपने जो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसका विकास कर पाएँ। यानी कि एक कार्यकाल में इनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन ये उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको अपने काम से, अपने फ़ायदे से, अपने बिज़नेस से इनको फ़ायदा मिले तब तो पब्लिक के लिए कुछ सोचेंगे। इनका पूरा फंड जो है राज्य सरकार वापस ले लेती है, क्योंकि ये खर्च ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ विधायक हैं जो खर्च करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे सारे विधायक को जिसने ज़िम्मेवारी लिया है राज्य चलाने को, प्रजा की सेवा करने के लिए, तो उनका जो है ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान बिल्कुल रद्दी संविधान है, इनको छूट देता है। नेक्स्ट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएँ कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएँ जो है महाराष्ट्र राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधा में बंद हो जाता है, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कथन है, और यह कथन जो है किसका है? तो ये चाणक्य का। बिल्कुल राजनीति विज्ञान का जो पंडित थे चाणक्य, और वो जो है इस तरह से कथन अपना देते थे कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंध जाता है, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। वाक़ई में दोस्तों, जिस देश का राजा जो है, जो कोई भी व्यक्ति अगर जो है अच्छे एयर कंडीशन रूम में रहने लगे, अच्छी गाड़ियों में घूमने लगे, अच्छी तरह से उसको पहनने को, खाने को चीज़ें मिलने लगी, तो फिर उसको पब्लिक से जो कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जो व्यक्ति सुख सुविधा में बच जाता है ना, तो वो जो है बाहरी दुनिया से खत्म हो जाता है। सेम वही कंडीशन कि जनकपुर में जो महाराजा जनक थे, वो अपने राजमहल में रहते थे, और उनके जो चापलूस जो सेनापति सेवकदार थे, वो कहते थे कि सब लोग सही है, बिल्कुल राज्य में जो है सभी लोग खुशहाल हैं। एक दिन जब वेश बदल के निकले तो देखा कि पूरी तरह से जनकपुर में जो है विपत्ति आई है, आफत आई है। लेकिन हमारे राजा ऐसा कहाँ करते हैं, लोग कितने मजबूरी में जी रहे हैं, उनको क्या पता। तो दोस्तों कथन और नारे आप लोग अपने जो है एग्जाम में क्लियर कर लीजिएगा कि वेदों की ओर लौटो, भारत छोड़ो, मारो नहीं मारो, करो या मरो, ये सब किसका कथन है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 देशांतरों के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है? तो दोस्तों जिस तरह से अक्षांश की दूरी पूछता है एग्जाम में, उसी तरह से देशांतरों के मध्य भी दूरी पूछता है कि 2 देशांतरों के मध्य दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा जो 2 देशांतर के मध्य दूरी होती है, वो विषुवत रेखा पे होती है, क्योंकि कोई भी देशांतर जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएँ जाती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएँ जाती है उसे अक्षांश रेखाएँ कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा के मध्य दूरी जो है हर जगह बराबर होती है और 111 किलोमीटर होती है। जबकि देशांतरों के मध्य जो दूरी है वो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है, और कितना होती है? तो 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है? और वहीं जो आप विषुवत रेखा से आप जो वो उत्तर और दक्षिण की तरफ जो उनका सेंटर हो जाता है, तो वहाँ पे इनकी जो लंबाई है वो 0 हो जाती है, यानी उनके बीच की दूरी जो है घटते-घटते 0 हो जाती है। तो ये आपका भूगोल से क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपको ये सब जानकारी होना चाहिए कि विषुवत रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला
अगला आपका क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। NaCl जो है नमक का रासायनिक नाम है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि हेडक्वार्टर आपको क्लियर रखना है, तो ठीक है, हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में हेडक्वार्टर के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको आदर्श वाक्य भी क्लियर रखने हैं। तो चाहे सीआरपीएफ हो, सीएसएफ हो, फिर ये आपका एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब जितने भी सीएपीएफ के फोर्स है, केवल एनएसजी छोड़ के सारे के सारे हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। आपके मिलिट्री के भी हेडक्वार्टर, तीनों फोर्स के जो है हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। बस एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनएसजी का हेडक्वार्टर जो है मानेसर, हरियाणा में है। तो दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में एसएसबी के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, एसएसबी के महानिदेशक कौन है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।